सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 है वसंत ऋतु। बच्चों, इस पाठ में हमने अलग अलग ऋतुओं के बारे में जाना और हमने जाना कि हमारे देश में बहुत सी ऋतुएं होती हैं और यह ऋतुएं हैं 6 जिनके बारे में हमने पढ़ा और जाना। और बच्चों, जो हमें यहाँ पे कविता दी गई है उसमें हमने बसंत ऋतु या वसंत ऋतु के बारे में पढ़ा और जाना। हमने इसका अभ्यास भी कर लिया था। कल हम कर रहे थे इसका आखिरी अभ्यास, अब करने की बारी। तो बच्चों, इसमें हम कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देख करके हमने इन्हें पहचाना और जाना कि कौन कौन सी ऋतुएं हैं और इन ऋतुओं में हम क्या क्या करते हैं। तो बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में बहुत सी ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु का अपना अपना महत्व होता है। तो बच्चों, कोई भी ऋतु अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को कोई ऋतु पसंद है तो किसी को कोई और पसंद है। लेकिन बच्चों, हर ऋतु का अपना महत्व होता है और हर मौसम में कुछ न कुछ खासियत होती है। और यहाँ पे हमने कुछ चित्र देखा, जैसे कि हमने पहला चित्र जो देखा, इसमें हमने देखा कि बारिश हो रही है। 2 बच्चे हैं, एक ने छाता लिया हुआ है और दूसरे ने रेनकोट पहना है। तो बच्चों, बारिश का मतलब वर्षा ऋतु, और यहाँ पे हम वर्षा ऋतु का चित्र देख सकते हैं। और हमें इसलिए पता चला कि ये वर्षा ऋतु है, यहाँ बारिश हो रही है और जो कपड़े हैं वह वर्षा ऋतु के हैं। तो बच्चों, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि हम सिर्फ हमारे वातावरण में ही मौसम के हिसाब से बदलाव नहीं होता, बल्कि हमारी दिनचर्या और पहनना खाना और सब कुछ बदल जाता है। अगर हम गर्मी के मौसम की बात करें तो गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं और गर्मी में हम दिन में घर से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि धूप होती है। शाम को अपने सारे काम करते हैं। उसके बाद हमारा खाना भी बदल जाता है। गर्मी में हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और बच्चों कहीं ठंडे जगह पे जाकर के घूमना फिरना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। उसी तरह से बच्चों, ठंडियों में हम अपने घर में सिमट कर रहना पसंद करते हैं या धूप में बैठना पसंद करते हैं, गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं। उसके बाद हम खाने पीने में भी गर्म वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, और सुबह देर से उठते हैं, शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। वहीं गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं क्योंकि शाम को देर से अंधेरा होता है। तो बच्चों, इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारा मौसम के साथ बदलता है। उसी तरह से बच्चों, हम यहाँ पे पहले चित्र में वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में भी बारिश होती है और हम इस मौसम में रेनकोट या फिर छाता लेकर के घर से बाहर निकलते हैं ताकि हम बारिश से अपने आप को बचा सकें। और चारों तरफ हमें हरियाली दिखाई देती है क्योंकि जब 2-3 महीने लगातार बारिश होती है तो हमें हर तरफ हरा भरा दिखाई देता है और इसलिए बच्चों, हमें देख के भी अच्छा लगता है चारों तरफ हरियाली देख करके। तो यह था वर्षा ऋतु के बारे में। यहाँ पे हमें हर ऋतु के बारे में 3-3 वाक्य लिखना था, तो इसलिए हम यहाँ पे 3-3 वाक्य लिख रहे हैं। वैसे चाहे तो हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि बरसात के मौसम में हम चटपटा खाना पसंद करते हैं, हम गरम गरम चाय पीना पसंद करते हैं, पकौड़े खाना पसंद करते हैं, समोसा खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों, कोई भी गरम या चटपटा पेय पीना पसंद करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा चित्र आप देख सकते हो, इसमें बच्चे ने टोपी पहनी है, यहाँ तक कि सूरज ने भी टोपी पहनी है और बच्चे ने उलन कपड़े पहने हैं या फिर ऊनी कपड़े पहने हैं, गर्म कपड़े पहने हैं। तो इससे हमें पता चलता है यह सर्दियों का मौसम है। बच्चों, सर्दियों के मौसम में बहुत ठंड पड़ती है। ठंड की वजह से हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और अपने आप को ठंड से बचा के रखते हैं। उसके बाद बच्चों, हम जो सर्दी के मौसम में हम गरम खाना पसंद करते हैं और ठंडी के मौसम में हम
डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। और उसके बाद बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि हम बाहर धूप में रहना पसंद करते हैं और या फिर घर में अपने रजाइयों में रहना पसंद करते हैं। तो बच्चों, मौसम के हिसाब से हम अपना रहन सहन भी बदलते रहते हैं। उसके बाद तीसरा चित्र है हमारे पास ग्रीष्म ऋतु का। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चा शरबत पी रहा है और पंखा चला करके बैठा हुआ है, यानी गर्मी हो रही है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है, जिससे हम एसी या कूलर में रहना पसंद करते हैं और घर से बाहर जल्दी नहीं निकलते। अगर कोई काम भी है तो हम शाम के वक्त निकल करके करते हैं। उसके बाद हम ठंडी चीज़ें पीना या खाना पसंद करते हैं और सूती कपड़े पहनते हैं और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और कम से कम कपड़े पहनना चाहते हैं। तो बच्चों, यह थे मौसम जिसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पाठ 13 हमारा पाठ 14 वसंत ऋतु हमने पढ़ लिया और इसका सारा अभ्यास भी कर लिया। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ। बच्चों, अगला पाठ है एक कहानी है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए लिखते हैं। हमारा अगला पाठ है बच्चों, जो पाठ आप पढ़ चुके हैं, आप इस पाठ को पढ़ चुके हैं। पाठ है पाठ 15, चांद चंद्रबिंदु चांद बच गया, चांद बच गया। बच्चों, ये हम एक कहानी है। और बच्चों, आपने खरगोश और शेर की कहानी सुनी है, मैंने भी आपको सुनाया था शुरू में जब हमने यह क्लास शुरू हुई थी, तब मैंने आपको कई कहानियाँ सुनाई थी। और इस पाठ को जब हमने पिछली बार पढ़ा था तब भी मैंने आपको कहानी सुनाया था। बच्चों, एक खरगोश था जो कि एक जंगल था जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे और जो जंगली जानवर थे वह जंगल के राजा शेर। आप सभी जानते हो, हर जंगल में कहानियों के हिसाब से हर जंगल में एक शेर रहता है जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं। हम शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं बच्चों? हम शेर को जंगल का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेर जो होता है बल से सबसे बलवान होता है और शक्तिशाली होता है। तो इस वजह से हम उसे जंगल का राजा कहते हैं। और यह हम कहानियों किस्सों में, हमने बहुत सी कहानी किस्सों में पढ़ा होगा कि जो शेर होता है वह जंगल का राजा होता है। वो दूसरे पशु पक्षियों को खाता है, यानी सबसे वह मजबूत है या ताकतवर है और कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए हम उसे जंगल का राजा कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस कहानी में भी इस जंगल में भी एक राजा था जो कि शेर था। वह सब पर बहुत अत्याचार करता था। अत्याचार करना मतलब दूसरों को परेशान करना, किसी को भी कभी भी पकड़ करके खा जाना। अब बच्चों, अब राहते चलते किसी को भी कोई पकड़ के खा जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए सभी जानवर पशु पक्षी जो भी जंगल में रहते थे वह मिल करके एक मीटिंग करते हैं या फिर एक सभा आयोजित करते हैं जिसमें वह इसी समस्या पर विचार करते हैं कि इस तरह से तो एक दिन शेर जंगल के सारे जानवर को खा जाएगा और किसी को भी नहीं पता होता कब किसकी बारी है और कब किसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जीवन लीला का मतलब है कि किसका जीवन काल समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, सभी को चिंता थी इस बात की, सभी इसको बहुत ही गहराई से सोचते हैं। उसके बाद फिर वह यह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हम क्यों ना जंगल के राजा के पास जाते हैं और उन्हीं के साथ हम कुछ विचार विमर्श करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो फिर वो वहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों ना हम हर रोज़ एक जानवर या पशु आपके पास खुद आ जाएगा और आपका आहार बनने के लिए। तो पहले ये लोग आपस में इस बात का निर्णय करते हैं कि हम राजा के पास जाकर क्या बोलना है और फिर उसके बाद वह राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा, अब कल से आप क्योंकि राजा हैं, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम में से एक रोज़ आपके पास आ जाएगा, आप उसे खा करके अपनी भूख मिटा लेना। तो ऐसा जब राजा को पता चलता है तो राजा खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे अपने यहाँ गुफा में ही भोजन मिल जाया करेगा। तो यह सुनकर वो खुश होता है और
मान जाता है। तो इस तरह से हर एक की नंबर लग जाती है कि कब कौन जाएगा शेर के पास आहार बन करके। और इसी तरह से हर रोज़ एक जानवर शेर के पास जाता था और उसका आहार बनता था, यानी कि उसका खाना बनता था, और शेर उसे खा करके अपना पेट भर लेता था। शेर का भी मज़े से चल रहा था और जंगल वाले भी मतलब खुश तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको पता था कि कब किसको मरना है, और कम से कम उन्हें इतना पता था कि कब उनकी बारी आएगी। और ऐसे तो कभी भी किसी को भी वो पकड़ के खा लेता था, और वो जितने दिन जीते उतने दिन तो कम से कम सुख चैन से जीते, नहीं तो ऐसे तो वो इसी डर पे रहते कि कब शेर आ जाएगा और किसको मार करके खा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों दिन बीतता गया। एक बार एक खरगोश की बारी आई। बच्चों, आप सभी ने खरगोश तो देखा होगा, सफ़ेद रंग का होता है, हाँ, और बहुत ही सुंदर होता है। तो जो खरगोश था वह बहुत चालाक था। वह बोला कि अब कल तो मुझे मरना है, तो क्यों ना हम कुछ कोशिश करके देखते हैं, अगर किसी तरह कुछ उपाय निकल जाए जिससे उसकी जान बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वह प्रयत्न करता है, क्योंकि प्रयत्न करने वालों की हमेशा जीत होती है। जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे, हमें सफलता हासिल नहीं होगी। तो खरगोश सोचता है कि क्यों ना मैं कोशिश करता हूँ। तो खरगोश जो है थोड़ा देर से शेर के पास पहुंचता है, और जब शेर के पास वह पहुंचता है तो शेर एकदम गुस्से में लाल हो गया होता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है, और भूख के मारे वह छटपटा रहा होता है, एकदम से पागल सा हो जाता है। तो जब खरगोश पहुंचता है तो वो पूछता है कि तुम इतना देर से क्यों आए। तो खरगोश कहता है कि राजा क्या हुआ कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक दूसरा शेर मिला। वो बोला कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मैंने बताया कि नहीं नहीं, मेरे जंगल के राजा तो कोई और है, और मैं उन्हीं के पास आज खाना बनकर जा रहा हूँ। तो कहता है नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मैं किसी तरह उसे बहला फुसला करके आप तक आया हूँ, और कहा है कि मैं बस उनसे मिलकर आता हूँ। तो यहाँ पे जो शेर था, एक तो पहले ही उसे भूख लगी थी, इतना सुनकर वह और भी आग बबूला हो जाता है और कहता है कि चलो मुझे दूसरे वाले शेर से मिलाओ। वो उसे खाता क्या, पहले उसके दिमाग में दूसरा शेर ही आ जाता है, और उसे सोच करके वह खरगोश के साथ निकल जाता है कि चलो मुझे दिखाओ, मैं उसे मारूंगा या मार डालूंगा। तो फिर जो खरगोश था बहुत चालाकी से उसे एक कुएं के पास लेकर के जाता है, और उसे कहता है कि ऊपर चढ़ जाओ। जब वह ऊपर चढ़ता है तो वो उसने कहा कि पहले आप ऊपर चढ़ जाओ। आपने देखा होगा बच्चों, कुएं की एक मुंडेर होती है। मुंडेर का मतलब कुआं चारों तरफ से घिरा होता है, और घिरा इसलिए होता है कि कोई भाई चलता फिरता कुएं में गिर ना जाए। तो थोड़ा ऊंचा सा एक दीवार बनी होती है जिसे हम मुंडेर कहते हैं। और फिर खरगोश ने कहा शेर को कि आप मुंडेर पे चढ़ जाओ। और तो जब वहाँ वो कुएं के पास पहुँचा तो शेर ने कहा कि कहाँ है शेर, कहाँ है दूसरा शेर। तो खरगोश ने बोला कि पहले आप मुंडेर पर चढ़ जाओ और फिर अंदर देखो, दूसरा शेर कुएं के अंदर है। तो इन्होंने कहा कि शेर ने कहा अच्छा ठीक है। वो मुंडेर पे चढ़ गया और उसके बाद बोला कहाँ है शेर, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो खरगोश ने बहुत चालाकी से बोला कि शेर कुएं के अंदर है। और जब शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे उसकी परछाई दिखाई दी। अब परछाई में उसे क्या दिखाई दिया होगा बच्चों? परछाई में उसे एक दूसरा शेर दिखाई दिया। तो जब उसने दूसरे शेर को देखा तो वह एक बार गरजा, और गरजा तो अंदर से उसकी आवाज़ गूंजी। आप तो जानते हो अगर कुएं में हम गरजेंगे या कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हमको वापस सुनाई देती है। तो वहाँ पर जब शेर ने गरजा तो उसकी आवाज़ उसे फिर से सुनाई दी, और उसे क्या लगा कि जो पानी के अंदर या कुएं के अंदर शेर है वह गरज रहा है। और यह सुनकर, उसकी गर्जन सुन करके शेर फिर दहाड़ा उसकी तरफ, और जैसे ही वो दहाड़ा अंदर से फिर वापस आवाज़ आई तो शेर एकदम गुस्सा हुआ और उसके बाद उस कुएं के अंदर वाले शेर के ऊपर झपटा मतलब कुएं के अंदर वह कूद गया। इस तरह से बच्चों जो शेर था वह कुएं में गिर करके मर जाता है। तो बच्चों यहाँ पे खरगोश की बुद्धिमानी की वजह से उसकी आज जान बच गई, और जो शेर था वह बुद्धिहीन था या मूर्ख था, जो एक छोटे से खरगोश के बात में आकर के उससे बेवकूफ़ बन करके अपनी जान गंवा बैठा।
पाठा। तो बच्चों, आज मैंने आपको यह कहानी किस लिए सुनाई? मैंने आज ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि जिस कहानी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। उसमें भी जो एक कुआं है जिसमें परछाई देख करके यहाँ पे कुछ बंदर हैं जो परछाई से ही इसी तरह भ्रमित होते हैं और ऐसा ही कुछ होता है। तो बच्चों, चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत सारे बंदर हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे जो मैंने भी आपको कहानी सुनाई, पहले उन कहानी में से कुछ प्रश्न का जवाब दीजिए बच्चों। शेर के झांकने पर क्या उसे सही में कोई शेर दिखा था वहाँ पे? क्या आप बता सकते हो कि जब शेर ने पानी में झांका तो वहाँ पे कोई और भी शेर था? नहीं था, क्योंकि बच्चों पानी में जब कोई चीज़ की परछाई पड़ती है तो वह चीज़ उसमें दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम पानी में झांकते हैं तो हमारी परछाई उसमें दिखाई देगी। तो शेर कौन था? कुएं का शेर कौन था? कुएं का शेर कोई भी नहीं था, एक ऊपर बैठे शेर की परछाई थी। उसके बाद क्या दूसरा सही में कोई शेर था? नहीं था, क्योंकि कुएं का शेर तो मैंने बताया कि एक परछाई थी। उसके बाद ऐसे ही इस कहानी में भी हुआ था। चलिए इसको एक बार पढ़ करके हम देखते हैं। एक जंगल में 4 बंदर रहते थे, मटरू, कटरू, दमकू और नैकू। बच्चों, चारों मित्र थे, चारों पक्के दोस्त थे। मटरू था गोल मटोल। बच्चों, मटरू से शब्द आता है गोल मटोल। कटरू के कान बड़े बड़े थे। जो कटरू था उसके कान बड़े बड़े थे। कटरू से कान, हम इसी तरह शब्दों को लेकर के समझेंगे। मटरू से गोल मटोल, कटरू से बड़े कान। तो कटरू के कान बड़े बड़े थे और दुमकू की दुम लंबी थी। जो दुमकू था उसकी दुम बहुत लंबी थी। दुमकू से दुम बना, दुम लंबी थी। और नैकू की आँखें, जो नैकू था उसकी आँखें थी मोटी मोटी, यानी उसकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी थी। तो बच्चों, एक दिन चारों दोस्त एक कुएं के पास आँख मिचौनी खेल रहे थे। बच्चों, आँख मिचौनी का खेल आपने कभी खेला है? आप लोगों ने भी खेला होगा, क्योंकि छोटे बच्चे अधिकतर आँख मिचौनी का खेल खेलते हैं, छुपते हैं और एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर भी यह आँख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। फिर उसके बाद चांदनी रात थी। बच्चों, चांदनी रात का मतलब होता है कि रोशनी होना। जिस दिन चांदनी रात होती है उस दिन जो रात का अंधेरा होता है वो कम होता है और कुछ उजाला सा होता है। तो यहाँ पर भी चांदनी रात थी, हल्का उजाला था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, क्योंकि पूरा चांद चमक रहा होता है चांदनी रात में, इसलिए उजाला सा होता है। उस रात के अंधेरे में भी कुछ उजाला होता है जिसमें हमें काफ़ी कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। खेलते खेलते नैकू कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि मुंडेर का मतलब क्या होता है। मुंडेर, कहानी में भी मैंने मुंडेर बताया था जिस पर शेर बैठ करके कुएं के अंदर झांका था। तो यहाँ पे भी आप कुआं देख सकते हो, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, चांद भी पूरा दिखाई दे रहा है और आपको चांद चमकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कितनी चमक है चांद में, एक रोशनी से बिखेर रहा है। और उसके बाद पेड़ है बच्चों, कुआं नीचे है और उसके ऊपर एक पेड़ है। और यहाँ पे चारों बंदरों को आप देख सकते हो। उनमें से एक बंदर कुएं की मुंडेर पर बैठा है। मुंडेर यानी जो कुएं के चारों तरफ एक घेरा होता है जो ईंट और सीमेंट से बना होता है, और वो इसलिए बना होता है कि भाई कुएं में कोई चलता फिरता गिरे ना, तो उसे लोगों के बचाव के लिए या सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। और पानी निकालते समय भी हमें गिरे ना या हम कुछ ऐसा ना हो, घटना ना हो, इसलिए ये मुंडेर बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो मुंडेर पर चढ़ गया, तो खेलते खेलते जो नैकू बंदर था वह कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। उसने कुएं में झांका तो देखा कि चांद कुएं के पानी में हिल रहा है। बच्चों, कभी आपने चांद की तरफ देखा है रात के समय? आप देखना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ जब नैकू ने कुएं के पानी में झांका तो उसे कौन दिखाई दिया? उसे चांद हिलता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाया, अरे देखो चांद कुएं में गिर गया है।
वह डूब रहा है। और चिल्लाते हुए नैकू ने कहा कि अरे देखो, एकदम अचानक से नैकू घबरा करके चिल्लाया, अरे देखो चांद कुएं में गिरा हुआ है, वह चांद कुएं में गिर गया है, वह डूब रहा है, वह डूब रहा है। अब इतना सबने सुना तो सब वहाँ पर दौड़े दौड़े आए। कौन आए? बाकी के 3 बंदर, मटरू, कटरू और दुमकू। नैकू पहले से वहाँ था, मटरू, कटरू और दुमकू वहाँ दौड़े आए। उन तीनों ने भी बारी बारी से कुएं में झांका। जब उन तीनों ने बारी बारी से कुएं में झांका तो उन्हें भी क्या दिखाई दिया? अरे चांद तो सचमुच पानी में डूब रहा है। उनको भी चांद डूबता हुआ दिखाई दिया। अब क्या करें? अब तीनों ने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे तो चांद तो डूब जाएगा। इसलिए वो चिंतित हुए और उन्होंने कहा अब क्या करें, इसे कैसे बचाएं? तब उन्होंने कहा कि इस चांद को कैसे बचाएं। चारों चांद को डूबने से बचाने का उपाय सोचने लगे। अब चारों बैठ करके चिंतित मुद्रा में यह सोचने लगे कि इस चांद को कैसे बचाएं। मिल गया। अचानक दुमकू चिल्लाया। क्या मिल गया? उपाय मिल गया। चांद को बचाने का उपाय मिल गया। तो जल्दी बता दो। सबके में हलचल थी, सब उत्सुक थे, बोले तो जल्दी बता दो ना। तीनों बोले। दुमकू बोला, हम कुएं में जाकर चांद को बाहर निकाल लेंगे। मतलब हम लोग कुएं में जाएंगे और चांद को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन बुद्धू, हम कुएं में जाएंगे कैसे? तो एक ने कहा कि लेकिन बुद्धू, हम कुएं में जाएंगे कैसे? डूब नहीं जाएंगे? अगर हम कुएं में जाएंगे तो डूब नहीं जाएंगे। नैकू सिर पर हाथ रखकर बोला। नैकू ने अपने सिर पर हाथ रख के बोला कि अरे बुद्धू, हम कुएं में कैसे जाएंगे? और अगर जाएंगे तो डूब नहीं जाएंगे, क्योंकि कुएं में पानी होता है, हम उसमें जाएंगे तो डूब जाएंगे। दुमकू नैकू का हाथ पकड़कर बोला, देख नैकू, कुएं में पानी काफ़ी ऊपर है। हम एक दूसरे की टांग पकड़कर कुएं में लटकेंगे और चांद को पानी से बाहर निकालेंगे। तब उसने क्या बताया कि हम एक दूसरे की टांग पकड़ करके कुएं में लटकेंगे और कुएं में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और चांद को बचा लेंगे। अब बच्चों, आप चित्र देख सकते हो, जो बगल में चित्र दिया गया है, कुएं के ठीक ऊपर एक पेड़ है और पेड़ से एक बंदर लटक रहा है। अब सबसे पहले वाला बंदर जो पेड़ से लटका है, उसने अपनी दुम को, यानी पूंछ, दुम मतलब पूंछ को पेड़ की डाली में लपेटा है। और फिर उसके नीचे एक दूसरा बंदर है जिसकी उसने टांग पकड़ी है, और दूसरे बंदर ने तीसरे बंदर की टांग पकड़ी है, और तीसरे बंदर ने चौथे बंदर की टांग पकड़ी है। जो चौथा बंदर सबसे नीचे है, उसके हाथ खाली हैं। अब वह क्या करेगा? तो दुमकू नैकू का हाथ पकड़कर बोला, देख नैकू, कुएं में पानी काफ़ी ऊपर है। हम एक दूसरे की टांग पकड़कर कुएं में लटकेंगे और चांद को पानी से बाहर निकालेंगे। जैसे कोई वस्तु हो, पानी पर तैर रही हो या पानी पर हो, और हम उसे हाथ से पकड़ करके बाहर निकालें। उन्होंने ऐसा सोचा। उन्होंने चांद को एक वस्तु के समान सोचा और सोचा कि हम उस चांद तक पहुंच करके अपने दोनों हाथ से चांद को पकड़ करके पानी से बाहर निकाल देंगे। यह कहकर दुमकू कुएं के पास लटकी पेड़ की डाली पर अपनी दुम लपेटकर उल्टा लटक गया। अब बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, इतना कहने के बाद जो दुमकू बंदर था, जिसकी दुम बहुत लंबी थी, हमने पढ़ा कि जो एक बंदर था उसकी दुम बहुत लंबी थी, तो कुएं के पास लटकती पेड़ की डाली पर अपनी, तो क्या किया दुमकू यह कहते ही, क्योंकि दुमकू कौन था बच्चों? हमने पहले भी पढ़ा कि जो चारों बंदर थे उनमें कुछ न कुछ खासियत थी, मतलब कुछ न कुछ अलग सी चीज़ थी। तो दुमकू जो था, दुमकू से दुम बनती है, दुमकू की दुम लंबी थी, इसलिए दुमकू ने क्या किया, वह सबसे पहले जा कर के अपनी दुम लपेट कर उल्टा लटक गया। वो कुएं से उल्टा लटक गया। उसने मटरू के पैर पकड़ लिए और मटरू ने कटरू के। उसने क्या किया? उसने, जो दुमकू था, उसने मटरू के पैर पकड़ लिए और मटरू ने क्या किया? उसने
कटरू के पाँव पकड़ लिए। अब नैकू की बारी आई, आखिर में बचा कौन? सिर्फ नैकू बचा। तो नैकू ने क्या किया? कटरू ने नैकू की टांगे पकड़ ली। तो कटरू ने क्या किया? नैकू की टांगे पकड़ ली। वह भी उल्टा लटक गया, उसका हाथ पानी तक पहुंच गया और आखिर में नैकू था और उसका जो हाथ था वह पानी तक पहुंच गया। चांद पानी में हिल रहा था। चांद क्या कर रहा था? पानी में हिल रहा था। नैकू चांद को अपने हाथों में पकड़ने का प्रयास करने लगा। नैकू ने क्या किया? चांद को अपने हाथ से पकड़ने का प्रयास करने लगा। प्रयास का मतलब होता है कोशिश करने लगा, पर चांद बार बार हाथ में से फिसल रहा था। तो वो चांद को पकड़ नहीं पा रहा था। चांद उसके हाथ में आते आते निकल जाता, यानी फिसल जाता। ऊपर वाले कभी चिल्लाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? नैकू ने पानी में जोर जोर से हाथ मारने शुरू की। ऊपर वाले तभी चिल्लाए, जल्दी कर नैकू, हमसे और नहीं लटका जाता। मतलब एक दूसरे की टांग पकड़कर लटके थे, अब उनको तकलीफ हो रही थी। बच्चों आप ही सोचो, अगर आप उल्टा इस तरह से लटकोगे तो जो भी सबसे ऊपर होगा या फिर जो भी बीच में एक दूसरे को सभी पकड़े थे उसको कितनी परेशानी होगी। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले सभी चिल्लाए, जल्दी कर। नैकू के ऊपर जितने थे सबने चिल्लाया, जल्दी कर नैकू, हमसे और नहीं लटका जाता। फिर धीरज रखो। आराम से नैकू ने बोला, धीरज रखो, बस अभी निकालता हूँ चांद को। नैकू ने कहा। वह दोनों हाथों में पानी भर भर कर ऊपर उछालने लगा। उसने क्या किया? जब वो पकड़ने की कोशिश किया, वो हाथ में नहीं आया, नहीं पकड़ाया, तो वो अपने दोनों हाथ से पानी को बाहर ऊपर की तरफ उछालना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? तभी उसकी नज़र ऊपर आकाश पर गई। तभी क्या हुआ? उसकी नज़र ऊपर आकाश की तरफ गई। कुएं की सीध में ठीक ऊपर आकाश में चांद चमक रहा था। जैसे ही उसकी नज़र आकाश में पड़ी, उसने देखा कि कुएं की सीध में ऊपर आकाश में चांद चमक रहा था। नैकू खुशी से चिल्लाया, बच गया, चांद बच गया। यह देखते ही नैकू खुशी से चिल्लाया, बच गया, चांद बच गया। देखो, मैंने उसे ऊपर उछालकर आकाश में पहुंचा दिया। देखो, मैंने उसे ऊपर उछालकर आकाश में पहुंचा दिया। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या समझ में आता है? यहाँ पे नैकू ये समझ में आता है कि नैकू जब पानी को उठा के इस तरह से उछाल रहा था, तभी उसकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ पड़ी और जब उसने ऊपर देखा तो उसे ऊपर ठीक कुएं की सिधाई में ऊपर चांद दिखा। जब उसने ऊपर चांद को दिखा तो उसे लगा कि चांद वो ऊपर उछाल रहा था और चांद उछल करके जा करके आसमान में वापस वहीं पे रुक गया। तो उसे लगा कि अब चांद बच गया और वो जोर से चिल्लाया, चांद बच गया। उसके बाद क्या हुआ? चारों ने ऊपर आसमान की ओर देखा। जैसे ही वह ऊपर जोर से चिल्लाया, चारों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसके बाद यहाँ पे चांद चमक रहा था और नैकू खुशी से चिल्लाया, बच गया, चांद बच गया। देखो, मैंने उसे ऊपर उछालकर आकाश में पहुंचा दिया। शाबाश नैकू, शाबाश, अब जल्दी से बाहर छलांग लगाओ। अब सबने, क्योंकि सबसे पहले नैकू था तो सबने नैकू को कहा कि अब तुम जल्दी से छलांग बाहर लगाओ ताकि एक एक करके सब लोग नीचे उतर जाएं। जब नैकू, मटरू और कटरू छलांग लगाकर बाहर आ गए तो दुमकू भी अपनी दुम खोलकर डाली से ऊपर आ गया। जब सब उतर गए तो अब दुमकू ने भी अपनी दुम खोल ली और वह भी नीचे आ गया। चारों ने ऊपर आसमान की ओर देखा। वाह, कैसा सुंदर चांद चमक रहा है। अब जब सब पेड़ से नीचे आ गए तो सबने ऊपर चांद की तरफ देखा और कहा, वाह, कैसा सुंदर चांद चमक रहा है। चारों प्रसन्नता से नाचने कूदने लगे, बोले, हमने चांद को बचा ही लिया। और बच्चों, जब उन्होंने ऊपर चांद को चमकते हुए देखा तो खुशी से सब नाचने कूदने लगे
और कहा हमने चांद को बचा ही लिया। तो उन्हें पूरा विश्वास था कि आज चांद अगर ऊपर चमक रहा है तो इन लोगों के बचाने की वजह से चमक रहा था। तो ये बहुत खुश हुए और इन्होंने और इस बात की खुशी नाच गा करके चिल्ला करके खुशी मना रहे थे। तो बच्चों, यह था पाठ। हमने आज पाठ को पढ़ा। अगले वीडियो में इस पाठ को और अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और हम आपसे एक बार फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद और आप अच्छे से पाठ को पढ़ करके फिर मिलिएगा।